इस कहानी का पहला सीजन जहां खत्म हुआ था, उसी के बाद से अगला सीजन शुरू हो गया है। पहले सीजन की तरह इस दूसरे सीजन को भी आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट दें। एपिसोड 125। मोक्ष ने राहत को अपनी गोद में उठाया और उसे गोद में लिए बेड की तरफ बढ़ गया। राहत को बेड पर लिटाकर मोक्ष एक बार फिर राहत के होठों को बड़े ही शिद्दत से चूमने लगा। कुछ ही पल में देखते ही देखते दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और दोनों की मदहोश कर देने वाली आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी थीं। विंडो से झलक रहा चांद भी आज उनके मिलन को देख चमक उठा था। आज वे दोनों तन और मन दोनों तरीकों से एक हो गए थे। आजकल को उसकी प्योर सोल उसकी हमसफर मिल गई थी और राहत को उसकी सच्ची मोहब्बत। जहां राहत और मोक्ष के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, उन दोनों का मिलन भी हो गया था और उनके प्यार की नई शुरुआत हो चुकी थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। वही कोई अभी भी था जो राहत के लिए नफरत लिए बैठा था। कोई था जो राहत और मोक्ष को अलग करना चाहता था। वो कोई और नहीं माया जी और काव्या थी। वो दोनों माँ बेटी जेल तो पहुंच गई थी, पर उन दोनों की नफरत कम नहीं हुई थी। उन दोनों को राहत से अब और भी ज्यादा नफरत हो गई थी, क्योंकि राहत के कारण वो दोनों आज जेल की सलाखों के अंदर कैद थी। वो दोनों बस एक मौके की तलाश में थी कि उन्हें बस एक मौका मिल जाए, फिर वह राहत और मोक्ष को अलग करने से पीछे नहीं हटेंगे। माया जी और काव्या दोनों ही जेल के अंदर थी और कुछ लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, पर उनकी आंखों में अभी भी नफरत थी। दोनों ही कैदी का कपड़ा पहने एक कोने में बैठी थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल आए और उनकी सलाखों के पास डंडा बजाते हुए बोली, सुनो तुम दोनों माँ बेटी, तुम दोनों को कोर्ट ले जाया जाएगा। वहीं पर जज साहब तुम्हारा हिसाब करेंगे कि तुम दोनों को कितनी सजा होगी। वैसे मेरा बस चलता तो मैं बिना कोर्ट ले जाए ही तुम दोनों को फांसी की सजा दे देती, पर नहीं, मैं चाहती हूं कि कोर्ट तुम लोगों को सजा दे और ऐसी सजा दे कि तुम दोनों खुद ही मरने के लिए रोज प्रार्थना करो, पर तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो पाए। ये कहते हुए उस लेडी कांस्टेबल के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी, जैसे मानो वो उन दोनों का मजाक उड़ा रही हो। वही काव्या और माया जी, जिनकी हालत खराब थी, दोनों के बाल बिखरे हुए थे। वो कैदी के कपड़े भी फटे हुए थे, पर उस लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर दोनों गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। ये देखकर वो कांस्टेबल गुस्से से चिल्लाकर बोली, आंखें नीचे कर, मुझे आंखें मत दिखाना। मैं तुझसे डरती नहीं हूं और हाँ, मैं अगर अंदर आ गई तो तुम दोनों की इतनी पिटाई करूंगी कि यही दम तोड़ दोगी दोनों। ये सुनते ही एक पल के लिए काव्या और माया जी दोनों डर गई, पर उन्होंने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। लेकिन उन लोगों ने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर वो लेडी कांस्टेबल बोली, अच्छा है, ऐसे ही नजरें नीचे रखना, मुझसे मत लड़ना, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी खतरनाक कांस्टेबल हूं। मेरे अंडर में जो भी कैदी आता है, उसका जीना हराम कर देता हूं मैं। भगवान से मनाना कि तुम दोनों मेरे अंडर में ना आओ, वरना तुम्हारी सांसें भी मेरी मर्जी से चलेगी। ये कहते हुए वो लेडी कांस्टेबल एक बार माया जी और काव्या को घूर कर देखी, फिर वहां से डंडा बजाते हुए दूसरी तरफ चली गई। उस कांस्टेबल के जाने के बाद काव्या गुस्से से माया जी की तरफ देखकर बोली, मॉम जी तो चाहता है कि इस कांस्टेबल का अभी खून कर दूं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से लेने की, मुझे इतनी बातें सुनाने की। माया जी काव्या को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ तुम, अभी ये वक्त नहीं है कि हम किसी पर गुस्सा निकालें। अभी वक्त दिमाग से सोचने का है। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद जो मैंने सोचा है वो करेंगे। सबसे हिसाब लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो हमें जेल भेजकर चैन की नींद सो लेंगे? नहीं, उन्हें मैं इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। ये कहते हुए माया जी की आंखों में आग उगल रही थी। वहीं उनके बगल वाले जेल में बंद रीमा जी और निकिता, उन दोनों का भी गुस्से से बुरा हाल था। हालांकि निकिता इस वक्त ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके शरीर पर अभी भी जगह जगह खरोंचने के निशान थे और उसका शरीर अभी बहुत वीक था, पर उसकी आंखों में एक भयानक नफरत थी। रीमा जी अपनी बेटी को इतने गुस्से में देखी तो शांत करते हुए बोले, निकिता, अब भी तुम गुस्सा कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया था? मैंने तुम्हें बार बार समझाया बेटा कि ये सब कदम मत उठाओ, पर तुम मेरी नहीं सुनी। निकिता अपनी मॉम की तरफ देखकर गुस्से में बोली, बस मॉम, मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे अभी भी अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। बस पछतावा इस बात का है कि मैं उस मनिका को सबक नहीं सिखा पाए, मैं उसे रास्ते से नहीं हटा पाए।
मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, पर पता नहीं कहाँ से वो राहत और मोक्ष वहां पहुंच गए और सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने तो कार्तिक को भी अपने जाल में फंसा लिया था, पर ये राहत और मोक्ष ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। आज उन दोनों के कारण ही मेरी ये हालत है। मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। उस राहत को क्या लगता है कि मुझे आज जेल में बंद करके वो अपनी दीदी को खुशियां दे सकती है? कभी नहीं, मॉम, कभी नहीं। मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगी। मुझे बदला लेना है, माँ। रीमा जी तो परेशान थी। वो अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गई थी, पर उनकी बेटी थी कि समझने को तैयार नहीं थी। रीमा जी, जो कि अब इतना तो समझ गई थी कि इन सब लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, इसलिए वो चाहती थी कि किसी तरह यहाँ की सजा पूरी करके वापस अपने घर जाए और अपने परिवार वालों से माफी मांगकर सबके साथ रहने लगे। पर शायद उनकी बेटी ये बात समझना ही नहीं चाहती थी। अपनी बेटी की ये कंडीशन देखकर उन्हें बुरा भी लग रहा था। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि काश वो बचपन में ही निकिता को सब कुछ सिखाई होती, सबसे प्यार करना बताई होती, तो आज निकिता इतनी गुस्से वाली नहीं होती। ना ही उसके अंदर इतनी सनक होती कार्तिक को पाने की। वो अपनी बेटी को नहीं, खुद को ही कसूरवार समझ रही थी और कहीं ना कहीं रीमा जी सही भी थी। गलती उनकी ही थी। एक बच्चे को बिगाड़ने और बनाने में एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। निकिता के बिगड़ने में रीमा जी का पूरा हाथ था। अगली सुबह राहत की आंखें खुली तो वो खुद को मोक्ष की बाहों में पाए। मोक्ष, जो कि अभी उसे अपने बाहों में लिए आराम से आंखें बंद करके सो रहा था। सोते हुए भी मोक्ष बहुत ही एरोगेंट और हैंडसम लग रहा था। उसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे। राहत कुछ सेकंड तक मोक्ष के हैंडसम चेहरे की तरफ देखती रही। फिर धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर मोक्ष के माथे पर आए बालों को पीछे की तरफ करने लगी। फिर वो धीरे से मोक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप सोते हुए इतने हैंडसम लगते हो, मिस्टर काल, मेरे नर्क के राजा। ये कहते हुए राहत हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अगले ही पल मोक्ष की भारी आवाज उसके कानों में गई। तुम भी सोते वक्त कमाल की लगती हो, मिस्टी, मेरी नर्क की रानी। ये सुनते ही राहत की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, आप नाटक कर रहे हो, यानी कि आप सोए नहीं हो? मतलब आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे? राहत की बात सुन मोक्ष धीरे से अपनी आंखें खोल राहत की तरफ देखते हुए बोला, अब एक बेवकूफ को और कितना बेवकूफ बनाया जा सकता है? ये सुनते ही राहत मुंह फुला ली और गुस्से से बोली, जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। आप बहुत गंदे हो। ये कहते हुए वो मोक्ष के कंधे पर मारी और धीरे से उठने लगी कि अगले ही पल मोक्ष ने उसकी कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी उठने की इजाजत नहीं है, मेरी रानी साहिबा। राहत उसे घूर कर बोली, पर मुझे अब यहाँ नहीं सोना। आप मुझे हमेशा परेशान करते हो। सच में आप एक नंबर के एरोगेंट, घमंडी इंसान हो और अब मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। इतनी आसानी से मानने वाले भी नहीं। मोक्ष कुछ सेकंड तक राहत को इसी तरह अपनी बाहों के घेरे में लिए शांत होकर उसकी तरफ देखता रहा। फिर बोला, कहो तो मैं अपने अंदाज में तुम्हें मना लूं। राहत गुस्से में बोली, बिल्कुल भी नहीं और छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। मम्मी जी क्या कहेंगे? कितनी देर तक सो रही है और सब लोग क्या सोचेंगे? दादाजी, दादी जी। ये कहते हुए राहत की नज़र वॉल क्लॉक पर गई तो सुबह के 9:00 बज रहे थे। वो एकदम से चीख पड़ी और बोली, ओ माय गॉड, 9:00 बज रहे हैं। देखिए, अब तक तो सब लोग नाश्ता भी कर लिए होंगे। ये आपने ना ठीक नहीं किया। छोड़िए मुझे। मोक्ष राहत को पके हुए बोला, वैसे ये बात तो तुमने सही कही, जाने मन, लेट तो हो गया है और मुझे भी लेट हो रहा है। मुझे भी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो सोच रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों जल्दी से रेडी हो जाए। राहत उसे घूरते हुए बोली, तो मैं क्या उर्दू में बोल रही थी आपसे? मैं भी तो यही बोल रही थी कि मुझे जाने दो, तुझे लेट हो रहा है। रेडी होना है, मेरी भी आज मीटिंग है और फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। आपकी तरह मैं फालतू नहीं हूँ। मोक्ष राहत की तरफ देखकर बोला, ओ जाने मन, तुम्हें किसने कहा कि मैं फालतू में बैठा हूँ? मेरे पास भी बहुत काम है। हाँ, अब हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कहते हुए मोक्ष खड़ा हुआ और अगले ही पल राहत को एक झटके में अपने गोद में ले लिया। राहत हैरान रह गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मोक्ष राहत की तरफ देखते हुए बोला, अरे, अभी तो तुम बोली कि लेट हो रहा है। लेट मुझे भी हो रहा है और वॉशरूम एक है। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो सब मुझे इस तरह से देख लेंगे। तुम ही देखो, तुमने मेरा क्या हाल किया है।
ये कहते हुए मोक्ष आंखों से ही अपनी गर्दन की तरफ देखने का इशारा किया, जहां पर राहत के दिए प्यार भरे निशान थे। उन निशान को देखकर राहत के गाल शर्म से लाल हो गए। वो मोक्ष के सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो और आपने जो निशान दिए हैं वो दिखाऊंगी तो गिनती कम पड़ जाएगी। मोक्ष राहत को गोद में लिए वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, तो ठीक है, चलो, मैं अच्छे से गिन भी लूंगा। दोनों साथ में शॉवर भी ले लेंगे। क्या कहती हो? ये अच्छा आइडिया है ना, जाने मन। राहत मोक्ष को घूर कर देखी, लेकिन मोक्ष के होठों पर एक नॉटी स्माइल थी। राहत उसकी स्माइल को देखकर सब कुछ समझ चुकी थी। वो उसे मना करती रही, लेकिन मोक्ष तो मोक्ष था। वो ऐसे कैसे मानने वाला था? वो राहत को इसी तरह अपनी गोद में लिए वॉशरूम में चला गया। राहत को बहुत शर्म आ रही थी। इस कारण वो अपने चेहरे को मोक्ष के सीने में छुपा ली। ये देख मोक्ष के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो वॉशरूम के अंदर गया और अगले ही पल वॉशरूम का दूर एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों एक बार फिर से अपनी प्यार भरी दुनिया में खो गए थे। वही कार्तिक और मनिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कार्तिक था कि जब से उसे अपनी बटरफ्लाई गर्ल मिली थी, जो कि कोई और नहीं, उसकी बीवी मनिका थी, तब से वो एक पल भी उसे छोड़ नहीं रहा था। मनिका उसे गुस्सा करती, डांटती, लेकिन कार्तिक कहाँ मानने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों की प्यास वो इन कुछ पलों में ही मिटा लेना चाह रहा हो। हालांकि खुश तो मनिका भी थी, क्योंकि कार्तिक उसका पहला प्यार था। जब से उसने प्यार का मतलब जाना था, सिर्फ कार्तिक से ही उसे प्यार हुआ था। बस इतने सालों से कार्तिक ही उसके प्यार को नहीं समझ पाया था। लेकिन अब मनिका खुश थी कि कार्तिक भी उसके प्यार को समझ रहा है। उसे वैसा ही प्यार दे रहा है, जैसा वो कार्तिक से चाहती थी। मनिका मिरर के सामने खड़ी होकर साड़ी पहन रही थी। उसने अपने गीले बालों को टॉवल में लपेट रखा था। तभी कार्तिक पीछे से आया और मनिका के बालों में से टॉवल को अलग कर दिया, जिससे उसके काले घने लंबे बाल आजाद होकर कमर तक लहराने लगे। बालों में से कुछ पानी की बूंदें मनिका के गालों और गर्दन पर चमक रही थी। कार्तिक की गहरी निगाहें चमकती हुई पानी की बूंदे पर ठहरे हुई थी, जो कि किसी मोती की तरह मनिका के गालों की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। कार्तिक धीरे से मनिका की तरह बढ़ा और उसके गालों पर अपने होंठ रख दिया, जिससे मनिका एक पल के लिए सिहर उठी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। एक अलग ही एहसास उसके अंदर जागने लगे थे। वही मनिका की ये हालत देख कार्तिक के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मनिका के गाल शर्म से लाल हो गए थे। ये देख कार्तिक के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो अगले ही पल धीरे से मनिका के कंधे की तरफ झुक वहां पर अपने होंठ रख दिया, जिससे मनिका ने कसकर अपनी साड़ी पर मुट्ठी कस ली। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे रेडी होना है। कॉलेज जाना है, आपको पता है ना, मैं प्रोफेसर हूँ और अगर लेट हो गया तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि जब मैडम ही लेट आती है तो बच्चे कैसे सही टाइम पर आएंगे। अगर वो ऐसा सोचेंगे भी तो कुछ गलत नहीं सोचेंगे, वो बिल्कुल सही सोचेंगे। आखिर बच्चे हमेशा बड़ों से ही तो सीखते हैं। मनिका की बात सुनकर कार्तिक भी उसे अपने बाहों में लेते हुए बोला, बीवी, शायद तुम भूल रही हो, उसी कॉलेज में मैं भी हूँ। मैं भी उस कॉलेज में जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं तो उसे कॉलेज में डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो मेरा जाना तो बनता है ना। फिर तुम ये कैसे भूल गई कि जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। मैं कभी भी अपनी बीवी को लेट नहीं होने दूंगा। मनिका ये सुनकर उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए बोली, जब लेट नहीं होना है तो फिर लेट क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप डिपार्टमेंट के हेड है और मैं एक प्रोफेसर, इसलिए आप अगर लेट भी होते हैं तो भी चलेगा। पर मेरा लेट होना सही नहीं है, समझे मिस्टर पतिदेव। ये कहते हुए वो कार्तिक को अलग करने लगी। लेकिन कार्तिक उसे अपनी बाहों में लिए बोला, बिल्कुल भी नहीं, और मैं अभी कुछ समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की बाहों में रहना है, उसकी खुशबू में खो जाना है। ये कहते हुए वो अपना चेहरा मनिका के कंधे पर रख सामने लगे मिरर की तरफ देखने लगा। दोनों ही एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। मनिका एक पल के लिए अपने साथ कार्तिक को मिरर में देखी तो मुस्कुरा उठी। इन्हीं पलों के लिए तो तरसती थी। आखिरकार उसे वो पल मिल चुका था। उसका पति, उसका प्यार आज उससे मिल चुका था। वही कार्तिक भी आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए मनिका की तरफ देख रहा था। वो भी तो अपनी बटरफ्लाई के लिए कितना तरसा था। आज उसकी बटरफ्लाई गर्ल उसके पास थी। उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी चीज उसे मिल गई हो। अब उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। कुछ देर तक दोनों इसी तरह एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। तभी उनके दूर पर नॉक की आवाज आई।
दूर पर नॉक की आवाज सुनकर मनिका बोली, छोड़िए और देखिए कौन आया है। लगता है मम्मी जी हमारा वेट कर रही है और आप मुझे लेट कर रहे हैं। पर कार्तिक अभी भी मनिका को अपनी बाहों से आजाद नहीं करना चाह रहा था। ये देखकर मनिका थोड़े गुस्से से बोली, छोड़ रहे हैं या मैं आपको बताऊं। कार्तिक हल्का मुस्कुरा कर बोला, क्या बताओगी, कहीं तुम अपने दिल की बात तो नहीं बताने वाली। मनिका उसे घूर कर देखी और बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहते हुए वो तुरंत कार्तिक के हाथों को अपनी कमर पर से हटाए और दूर ओपन करने के लिए बढ़ गई। वो दूर ओपन करने जा रही थी कि तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बीवी, तुम खुद को देखो। तुम्हारी साड़ी बिगड़ गई है। तुम साड़ी अच्छे से पहनो। मैं देखता हूं कि कौन है। मनिका का भी ध्यान खुद पर गया, तो सच में उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। वो जाकर अपने कपड़े ठीक करने लगी और कार्तिक जाकर दूर ओपन किया, तो वहां पर मेड खड़ी थी। मेड कार्तिक की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, सर, बड़ी मैडम ब्रेकफास्ट के लिए आप लोगों का वेट कर रही है। कार्तिक बोला, ठीक है, चलो हम आते हैं। वो मेड वहां से चली गई। कार्तिक जैसे ही गेट बंद कर पीछे मुड़ा, मनिका गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखे उसे घूरते हुए बोली, देखा आपने, मम्मी जी हमारा वेट कर रहे हैं। आपने कितना लेट कर दिया है। अब चलिए, अब कोई शरारत नहीं चलेगी। ये कहते हुए वो कार्तिक का हाथ पकड़ी और लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ रूम से बाहर लेकर आ गई। कार्तिक तो अभी भी मनिका के साथ समय बिताना चाह रहा था। उसका मन बिल्कुल भी रूम से बाहर जाने का नहीं था। पर अब अपनी बीवी के सामने उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसे फोर्स करें। इसलिए चुपचाप मनिका के साथ सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया, जहां डाइनिंग टेबल पर पहले से ही उसके मॉम डैड दोनों ही बैठे हुए थे। दादाजी हेड चेयर पर बैठे थे और दादी उनके बगल में बैठी हुई थी। वो दोनों भी उनके पास गया और उन लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मनिका ब्रेकफास्ट सर्वे करने वाली थी कि तभी सरिता जी बोली, नहीं बेटा, तुम बैठो। सर्वेंट है ना, वो ब्रेकफास्ट सर्वे कर देंगे। मनिका एक पल के लिए सरिता जी की बात सुन थोड़ा चौंक गई। वो हैरानी से सरिता जी की तरफ देखने लगी। तभी कार्तिक आंखों से ही इशारा किया कि वो बैठ जाए। सरिता जी भी मनिका की हालत समझ चुकी थी। उन्हें खुद गिल्ट हो रहा था कि उन्होंने मनिका को कितना गलत समझा। यहाँ तक कि उन्होंने राहत को भी बहुत कुछ भला बुरा कहा था। पर अब वो समझ चुकी थी कि कौन सही है और कौन गलत है। गलत लोगों के चक्कर में वो सही लोगों को पहचान भूल गई थी। थोड़ी देर बाद राहत मोक्ष भी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए। राहत के गाल शर्म से लाल थे, क्योंकि मोक्ष ने उसके साथ बहुत सारी शैतानियां जो की थी। राहत के गालों की लालिमा बता रही थी कि मोक्ष ने उसे बहुत परेशान किया है। राहत एक नज़र देखी, तो सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। वो धीरे से मोक्ष की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, देखा आपने, सभी लोग आ गए हैं। हम लोग सबसे लास्ट में है। अब सब क्या सोचेंगे कि क्यों लेट हुआ है। मोक्ष राहत की बात सुन अपने कंधे उचका दिया, जैसे बोल रहा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो सोचना हो, समझे। ये कहते हुए मोक्ष आगे बढ़ा और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने सबकी तरफ देखकर गुड मॉर्निंग विश किया। राहत भी धीरे से चलते हुए आए और सबकी तरफ देख धीमी आवाज में गुड मॉर्निंग विश कर डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। उसको ऐसे शांत देखकर सभी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। सभी उन दोनों की हालत देख मुस्कुरा रहे थे। वही राहत को जब ये महसूस हुआ, तो उसे मोक्ष पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में बोली, इस इंसान को देखो, जरा सी भी शर्म नहीं है। सब हमें देख मुस्कुरा रहे हैं, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि मैं अपनी नजर तक नहीं उठा सकती। राहत के मन की बातें मोक्ष ने सुन ली थी। अगले ही पल वो राहत की तरफ देखकर बोला, जाने मन, तुम ऐसे मत देखो, और भी बहुत सारे डिश हैं, तुम्हें जो खाना है वो खाओ, और इस तरह से शर्मा क्यों रही हो। मोक्ष की बात सुन राहत चौंक गई। वो हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे घूर कर देखने लगी। मोक्ष ने हल्की सी स्माइल के साथ राहत की तरफ देखा और अपनी एक आई विंक कर दिया, जिससे राहत और भी बुरी तरह से चौंक गई। तभी मनिका राहत की तरफ देखकर बोली, छोटी, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है और तेरे गाल ऐसे लाल क्यों है। राहत जल्दी से अपने गाल को छूते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे गाल तो बिल्कुल भी लाल नहीं है। मनिका तुरंत बोली, अच्छा, शायद मुझे देखने में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये कहते हुए मनिका दबे होठों से मुस्कुरा रही थी। राहत अपनी दीदी की तरफ देखकर मुंह बनाए और मन में बोली, दीदी, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाओगे। फिर वो चुपचाप खाने लगे।
तभी एकदम से उसे एहसास हुआ कि मोक्ष ने उसके हाथों को टेबल के नीचे से पकड़ लिया है। ये महसूस करते ही राहत के हाथ से चम्मच छूटकर टेबल पर गिर गया। सभी एक बार फिर से राहत की तरफ देखने लगे। वो गलती से छूट गया, कहते हुए वो वापस से अपना चम्मच लेने लगी। तभी मोक्ष बोला, अरे जाने मन, तुम उस गंदे चम्मच को क्यों उठा रही हो? रुको, मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ। ये कहते हुए वो दूसरा चम्मच उठाकर राहत की तरफ बढ़ा दिया। राहत उसे दांत पीसते हुए घूर कर देखती है और उसके हाथ से चम्मच लेकर खाने लगी। वो बार बार अपने हाथों को मोक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन मोक्ष था कि छोड़ने की बजाय उसे और भी मजबूती से पकड़ लेता है। राहत उसे आंखों से छूने के लिए इशारा कर रही थी, लेकिन मोक्ष कहाँ मानने वाला था। वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे मानो वो कुछ कर ही ना रहा हो। वहीं मोक्ष के हाथ धीरे धीरे उसके थाई पर चले गए थे। ये महसूस करते ही राहत की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसे अपने शरीर में एक तेज सिहरन सी महसूस हो रही थी। उसके हाथों को बार बार हटाती, लेकिन मोक्ष वापस से अपनी हरकतें करने लगता, जिससे राहत को अब वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। तभी राहत एक नज़र आसपास देखती है तो सभी ब्रेकफास्ट करने में मग्न थे। राहत ने मौके का फायदा उठाया और एकदम से अपने हिल से मोक्ष के पैरों पर खींचकर मारा, जिससे मोक्ष के मुंह से एक झटके में चीख निकल गई। उसके ऐसे चीखने से सभी मोक्ष की तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों चीखे? मोक्ष सबकी तरफ देख हल्की स्माइल के साथ बोला, कुछ नहीं, बस लगता है कोई चूहिया है जिसने मेरे पैर को काट लिया। ये कहते हुए वो राहत की तरफ घूर रहा था। वही राहत होठों पर हल्की स्माइल लिए सब की तरफ देखकर बोली, अरे, लगता है इनका ध्यान नहीं रहा और ये गलती से अपने ही पैर पर अपना पैर मार लिया। सही कहा ना मैंने मेरे प्यारे पतिदेव। ये बोलकर राहत मोक्ष की तरफ देख अपनी पलकों को तेजी से झपकाने लगी। मोक्ष मन में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, जाने मन। राहत जैसे मानो मोक्ष की मन की बात समझ गई थी। राहत भी मन में बड़बड़ाने लगी, वो तो मैं आपको देखूंगी। बहुत यहाँ आकर दिखा रहे हो ना, बहुत चालाकी दिखा रहे हैं। आपकी ये चालाकी मैं रूम में ठीक करती हूँ। अब तो मैं रात में आपको अपने साथ सोने भी नहीं दूंगी। तभी एकदम से मोक्ष बोल पड़ा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये सुन सभी फिर से चौंक गए। सरिता जी मोक्ष की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ, क्या नहीं होने दोगे बेटा? मोक्ष हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। सरिता जी बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम ऐसा करो, तुम आज घर पर रहकर आराम करो। मोक्ष ये सुनकर बोला, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए तुरंत उठा और जैसे ही जाने लगा, तभी राहत भी खड़ी हुई और बोली, मुझे भी आज ऑफिस जाना है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इतना बोल वो तुरंत ही सरिता जी की तरफ देखकर बोली, अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। सरिता जी बस मुस्कुरा दी और अपनी पलकें झुका दी। फिर राहत जाकर मनिका से गली मिली और उसे बाय कर वहां से बाहर की तरफ निकल गई। बाहर मोक्ष उसका वेट कर रहा था। जैसे ही राहत आई, मोक्ष ने तुरंत कर का दूर ओपन किया। राहत कार में बैठी थी। दोनों ही साथ में वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। असल में आज उन दोनों को ही एक ही मीटिंग में जाना था, इसलिए दोनों साथ में ही उस मीटिंग के लिए निकल गए थे। उन दोनों की जाते ही एक बार फिर वहां पर तेज तेज हंसने की आवाज गूंजने लगी। सरिता जी बोली, अपने बेटे मोक्ष का मैं आज ये रूप पहली बार देख रही हूँ। सच में, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरा शैतान बेटा मेरी प्यारी सी बहू को कितना परेशान करता है। तभी मिस्टर रावत बोले, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा बेटा सीधा साधा है? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे दोनों बेटे बहुत चालाक है। जैसे ही मिस्टर रावत ये बोले, तो कार्तिक को एकदम से खांसी आने लगी। उसने जो चुपके से टेबल के नीचे मनिका के हाथ को पकड़ रखा था, एकदम से उसके हाथ छूट गए और वो हैरानी से अपने डैड की तरफ देखने लगा। तभी मिस्टर रावत बोले, बेटा तुम्हें क्या लगा, मैं कुछ नहीं जानता कि टेबल के नीचे क्या हो रहा है? बेटा, तुम जो ये कर रहे हो ना, ये सब कुछ मैं करके छोड़ चुका हूँ। तुम जिस कॉलेज के स्टूडेंट हो ना, मैं वहाँ का प्रिंसिपल रह चुका हूँ। मिस्टर रावत की बात सुनकर दादाजी और दादी जी दोनों ही अब अपने बेटे की तरफ हैरानी से देखने लगे। वही तभी मिस्टर रावत को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया और सरिता जी मिस्टर रावत को गुस्से से घूर रहे थे। फिर वो धीरे से बड़बड़ाई, बेशर्म इंसान।
वहीं दूसरी तरफ माया जी और काव्या, उनकी जेल के सामने एक कांस्टेबल आए और जेल का दरवाजा खोलते हुए बोल, चलो बाहर निकलो दोनों, आज तुम दोनों को कोर्ट लेकर जाना है। तुम्हारी पेशी है वहां पर, आज पता चलेगा कि तुम्हें कोर्ट कितनी सजा देती है। बस भगवान से मनाना कि तुम दोनों मेरे अंडर में ना रहो, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगी। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे तुम जैसी औरतों से कितनी ज्यादा नफरत है, जो दूसरों का बुरा चाहती हैं और दूसरों को मारने की कोशिश करती हैं। उन्हें सजा देने के लिए मैं कितनी ज्यादा व्याकुल रहती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। उस कांस्टेबल की बात सुन काव्या गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी ये देखकर वो कांस्टेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो काव्या की तरफ घूर कर देखते हुए गुस्से में बोली, क्या ऐसे क्यों घूर रही है? नजर नीचे कर, वरना दो डंडे पड़ेंगे और सारी अका बाहर निकल जाएगी। पर काव्या अभी भी उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। तभी माया जी धीरे से काव्या के हाथ को पकड़कर दबा दी, जिससे काव्या अपनी माँ की तरफ देखी तो माया जी उसे शांत रहने का इशारा की। वही वो लेडी कांस्टेबल देखी कि काव्या उसकी बात नहीं मान रही, तो वो गुस्से में काव्या को मारने के लिए अपना डंडा उठाए। तभी माया जी, जो कि खुद उसे लेडी कांस्टेबल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और उनका मन कर रहा था कि उस कांस्टेबल को जान से मार डाले, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस लेडी कांस्टेबल की तरफ देखकर बोली, अरे माफ कर दीजिए, नादान है ना मेरी बच्ची, गलती हो गई। आपको तो पता है ना इस उम्र में बच्चों से गलती हो ही जाती है, मासूम समझकर उसे माफ कर दीजिए। उसे नहीं पता ना कि आप कितनी खतरनाक है। मैं उसे समझा दूंगी, प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। वो लेडी कांस्टेबल ये सुनकर बोली, तू कह रही है तो छोड़ रही हूँ उसे, वरना आज यही इसकी सारी अकल निकाल देती। काव्या अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। ऐसा नहीं था कि उसे उस लेडी कांस्टेबल से डर लग रहा था, बल्कि उसे इस वक्त उस लेडी कांस्टेबल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। काव्या और माया जी जैसे ही बाहर आई तो उनकी नजर रीमा जी और निकिता पर गई। आज उन दोनों को भी कोर्ट जाना था। रीमा जी माया जी की तरफ गुस्से से देखी, जो उन्हें घूर रही थी। वहीं निकिता और काव्या एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उन चारों को ही एक पुलिस की वैन में डाल दिया गया। वो वैन कोर्ट जाने के लिए निकल गई। उस वैन के साथ पुलिस की 2-3 गाड़ियां आगे और पीछे भी चल रही थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये कहीं भागने की कोशिश ना करें। उन चारों के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। वैन में बैठने के बाद काव्या और निकिता दोनों गुस्से में घूर रही थी। वही रीमा जी माया जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, देख लिया आपके लालच का नतीजा, आज हम यहाँ जेल की हवा खा रहे हैं। माया जी रीमा जी की बात पर गुस्से से बोली, ये मेरे कारण नहीं हो रहा, ये तुम्हारी अपनी बेटी के करने के कारण हो रहा है, जिसके अंदर जरा भी सब्र नहीं था। उस कार्तिक को पाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि ना जाने कितनों के साथ इसने खुद को बदनाम कर लिया। अरे, ये तो कार्तिक को पाने के लिए रंजीत के बिस्तर तक चली गई और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी बेटी को ब्लेम करो। रीमा जी गुस्से में बोली, मेरी बेटी ने जो किया वो उसकी सजा भुगत रही है। पर आप तो बड़ी थी ना, आप तो समझदारी से काम लेती, और वैसे भी आप जैसी थी वैसी ही आपकी बेटी भी निकली। आप मेरी बेटी को बोल रही हैं, पर क्या आपकी बेटी मोक्ष के लिए पागल नहीं थी? उसे तो मौका मिले तो वो अभी राहत को जान से मार डाले और उसकी जगह खुद मोक्ष की जिंदगी में चली जाए। जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। माया जी गुस्से में हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी निकिता अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम प्लीज आप इस तरह से आपस में मत लड़िए, क्योंकि इस वक्त हम चारों एक ही सिचुएशन में है। इस सिचुएशन से हमें किसी भी तरह निकलना है। काव्या भी निकिता की बात सुनकर माया जी से बोली, हम निकिता सही कह रही है। हमें बस जल्द से जल्द इस परेशानी से निकलना होगा। मैं इस तरह से जेल में नहीं रह सकती। वो कांस्टेबल जिस तरह से मुझसे बात करती है ना, मेरा मन करता है कि मैं इसका खून कर दूं। इतनी बेइज्जती मुझे कभी महसूस नहीं हुई, और बाकी जो जेल हैं और कांस्टेबल है, वो सब गंदी नजरों से हमें घूरते हैं। उन्हें देख लग रहा है कि अगर हम वहां जेल में वापस गए तो वो लोग हमें नोच खाएंगे, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। माया जी और रीमा जी को अपनी बेटियों की बात सही लग रही थी। माया जी काव्या को पकड़कर बोली, डोंट टी वरी बेटा, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके तुम्हें बचा लूंगी। अब हम वापस जेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मुझे भी उस जेल में घुटन होती है, और अभी तो मुझे अपने अधूरे काम पूरे भी करने हैं।
ये कहते हुए माया जी की आंखों में एक अलग ही नफरत के भाव दिख रहे थे। वही वो पुलिस वैन एकदम से एक जगह रुका। सभी के नजरें बाहर की तरफ चले गई। पुलिस वैन ड्राइव कर रहा आदमी वैन से बाहर निकला और सामने बने ढाबे की तरफ बढ़ गया। उसे इस वक्त वॉशरूम जाना था, तो वो ढाबे के सामने ही वैन को रोक दिया। माया जी और रीमा जी आसपास देखने लगी। उस वन के आसपास एक भी पुलिस जीप नहीं थी। शायद वो पुलिस जीप पीछे रह गई थी। ये देखकर माया जी के दिमाग में कुछ आया और जल्दी से जाकर पीछे से ही आगे की तरफ शिफ्ट हो गई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। ड्राइवर जल्दबाजी में वैन की चाबी वहीं छोड़ दी थी। ये देखकर माया जी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही वैन स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। उसी वक्त पुलिस जीप भी वहां आ गई और अचानक से वैन को आगे बढ़ते देखी, तो उन्हें लगा कि शायद पुलिस वैन को ड्राइवर चला रहा है। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र ढाबे से निकल रहे वैन के ड्राइवर पर गई, तो वो चौंक गए। वो जीप रुका और तुरंत ही ड्राइवर के पास जाकर बोला, तुम यहाँ हो, तो उस वैन को कौन ड्राइव कर रहा है? वो ड्राइवर भी चौंकते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। कहीं वो चारों औरतें जो थी, उनमें से तो किसी ने नहीं किया। ये सुनते ही पुलिस जल्दी से जीप में बैठकर तुरंत ही वैन का पीछा करने लगे। पर तब तक वो वैन काफी दूर आगे निकल चुकी थी। पुलिस जीप को तेजी से वैन की तरफ पीछे दौड़ा रहे थे। वही काव्या की नज़र जब पीछे सारे जीप पर गई, तो वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, मॉम, वैन को तेजी से आगे बढ़ाओ। हमारा पीछा कर रहा है। हमें जल्दी से कहीं सेफ जगह पहुंचाना होगा, ताकि हम खुद को बचा सके। माया जी ये सुनकर बोली, हाँ, तुम चिंता मत करो, हम अभी सही जगह देखकर इस वैन को रोकते हैं। रीमा जी और निकिता भी ना बार बार पीछे की तरफ ही देखे जा रहे थे। उन लोगों की हालत खराब थी। वो सभी डरे हुए थे, पर किसी भी तरह इस मुसीबत से बचना चाह रहे थे। उन्हें पता था कि अगर इस बार पुलिस के हाथ लग गए, तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेंगी। वो उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। माया जी वैन को तेजी से आगे बढ़ा दी। जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो किस रास्ते पर वैन को घुमा दी है। तभी वो वैन एक बड़े से पत्थर से टकराया, जिससे वो डगमगाने लगी और एक झटके में वैन उछलता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। माया जी तुरंत ही धीरे से कोशिश करते हुए दूर ओपन की और बाहर आते हुए पीछे की तरफ गई, जहां पर बाहर से लॉक लगा हुआ था। वो कुछ पत्थर ढूंढ रही थी। वही काव्या, रीमा जी और निकिता माया जी को दूर ओपन करने के लिए बोल रही थी। माया जी इधर उधर देखी, तो उन्हें एक पत्थर दिखा। वो उस पत्थर से वैन में लगे ताले को तोड़ी, फिर जल्दी से वैन का दूर ओपन की। काव्या जल्दी से आकर माया जी के गले लग गई। निकिता और रीमा जी भी साथ में बाहर आए। चारों के हाथों में अभी भी हथकड़ी लगी हुई थी। उन सब की हालत खराब थी। उन सब की सांसें तेज चल रही थी। तभी अचानक से माया जी देखी कि उसे वैन में से पेट्रोल लीक कर रहा है। वो तुरंत ही चिल्लाकर बोली, जल्दी से दूर हटो, ये वैन ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर वो चारों भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। तभी उनकी नज़र कुछ दूर पर आ रहे पुलिस की जीप पर गई, तो वो सभी डर गई और जल्दी से वहां से दूसरी तरफ भागने लगी। वहीं पुलिस जीप जब वहां पहुंची, तो वैन बुरी हालत में थी। वो अभी वैन की तरफ बढ़ते कि तभी एक धम्म की आवाज के साथ वैन ब्लास्ट हो गई। ये देख पुलिस पीछे की तरफ हट गई और हैरानी से उस जलते हुए वैन की तरफ देख रहे थे। माया जी काव्या का हाथ पके भागते हुए दूसरी तरफ आई। रीमा जी निकिता का हाथ पके हुए दूसरी तरफ चली गई थी। माया जी की हालत खराब हो रही थी। वो ज्यादा दूर दौड़ नहीं पा रहे थे। पर तभी काव्या बोली, मॉम, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर पुलिस यहाँ आ गई, तो हम इस बार नहीं बच पाएंगे। माया जी ये सुनकर बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए वो भागने लगी कि तभी उनके पैर में तेजी से ठोकर लगा और वो धाम से मुंह के बल नीचे गिर गए। जिससे काव्या एकदम से चीखते हुए बोली, मम्मा। ये कहते हुए वो जल्दी से माया जी को देखने लगी, जिनके होठों से खून निकलने लगा था। उनके हाथ और पैरों में भी काफी चोट लग गई थी। पहले ही वैन पलटने के कारण उनके हाथों की हड्डी मुड़ गई थी। अब ऐसे गिरने से उन्हें बुरी तरह से चोट लग गया था, जगह जगह से खून निकलने लगा था। माया जी को ऐसे देखकर काव्या घबरा गई और बोली, मॉम, आप ठीक तो हो ना? क्या चल पाओगे? माया जी किसी तरह हिम्मत करके उठी और लखराते हुए बोले, मैं कोशिश करूंगी, बेटा, क्योंकि मैं उन पुलिस वालों के हाथ में नहीं आना चाहती और सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें उन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती। चलो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए वो धीरे धीरे लखराते हुए आगे बढ़ रही थी।
काव्या भी माया जी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो सभी रोड के पास पहुंच गए थे। तभी उनकी नज़र रोड के दूसरी साइड खड़ी एक खाली गाड़ी पर गई। माया जी जल्दी से काव्या को अपने साथ लिए उसे तरफ जाने लगी। काव्या तुरंत ही रोड क्रॉस करके उस कार के पास पहुंच गई। वहीं माया जी धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। माया जी की नज़र उस पर नहीं गई और अगले ही पल माया जी को ट्रक ने एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे माया जी उछलकर दूसरी तरफ गिरी। वहीं काव्या ये देख जोर से चीख पड़ी, नो मॉम। वहीं दूसरी तरफ निकिता और रीमा जी तेजी से भाग रहे थे। कुछ देर में वो दोनों रोड की तरफ आ गए। तभी निकिता वहां से गुजर रहे एक आदमी को रोककर बोली, प्लीज क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है। मेरा फोन गिर गया है और मेरे पीछे अभी कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। ये बोलते हुए निकिता ने अपने हाथों को अपने दुपट्टे के अंदर छुपा रखा था ताकि उसके हाथ में बंधी हथकड़ी को कोई देख ना सके। पर उन दोनों के कपड़ों को देखकर ही वो आदमी समझ चुका था कि ये जेल से भागी हुई है। वो आदमी बोला, मुझे तुम लोग ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम लोग जेल से भाग कर आए हो? अगर ऐसा है तो मुझे अभी पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा। ये कहते हुए वो फोन लेकर जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगा, तभी निकिता वही नीचे रखे पत्थर को उठाए और सीधे उस आदमी के सिर पर दे मारी, जिससे उस आदमी की दर्द भरी चीख निकल गई। वो वहीं जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। उसके सिर से बेतहाशा खून निकल रहा था। ये देखकर रीमा जी बोली, क्या किया निकिता तुमने? निकिता तुरंत बोली, मॉम, मैं अगर ऐसा नहीं करती तो वो अब तक पुलिस को कॉल कर देता और फिर हमारा सारा प्लान फेल हो जाता। हम कितनी मुश्किल से पुलिस से बचकर यहाँ आए हैं। इस आदमी के कारण हम अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। ये कहते हुए निकिता उस आदमी के हाथ से फोन ले ली और तुरंत एक नंबर डायल करने लगी। निकिता के नंबर डायल करने के कुछ सेकंड बाद ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और एक आदमी की आवाज आई, हेलो कौन? इधर निकिता जैसे ही उस आदमी की आवाज सुनी तो तुरंत बोली, मैं निकिता बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी ही तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लीज आकर मुझे यहाँ से ले चलो। दूसरी तरफ वह आदमी थोड़ा चौंकते हुए बोला, पर तुम्हें तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था ना? निकिता ये सुन गुस्से से बोली, हाँ कर लिया था, पर अभी मैं जेल से बचकर भाग कर आई हूँ। जल्दी से आओ यहाँ, मैं लोकेशन भेज दूंगी, वहां आकर मुझे पिक करो। दूसरी तरफ से वो आदमी निकिता की बात सुनकर बोला, ठीक है, जल्दी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां आता हूँ। निकिता तुरंत ही कॉल कट कर दी और अपनी करंट लोकेशन उस आदमी को सेंड कर दी। अब निकिता के होठों पर एक गहरी स्माइल थे। रीमा जी जो कि अपनी बेटी की बातें सुन रही थी, वह तुरंत पूछी, किसे फोन मिलाया था तुमने, बेटा? निकिता अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, वो मॉम है मेरा एक दोस्त, वो आ रहा है यहाँ और हमें जल्दी यहाँ से बचा कर ले जाएगा। फिर देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला लूंगी, उन सभी को सबक सिखाऊंगी। रीमा जी निकिता की बात सुनकर बोली, प्लीज निकिता, मैं तो कहूंगी कि तुम अभी यह सब भूल जाओ, बेटा। अगर हम किसी तरह इस मुसीबत से बच जाते हैं तो हम कहीं दूर जाकर अलग दुनिया बसाएंगे। वहां हम शांति से रहेंगे। बहुत कर लिए दुश्मनी और बहुत कर लिए पैसों का लालच, अब ये सब छोड़ देते हैं बेटा और सुकून की जिंदगी जीते हैं। देखो हमने जो ये सब कुछ किया उसमें हमें क्या मिला, इसलिए अब इन सब लफड़ों में नहीं पड़ेंगे बेटा। निकिता ये सुनकर दांत पीसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं मॉम। उन लोगों के कारण आज हम यहाँ जेल से भागे एक कैदी की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उन लोगों को? हम लोग दुखी रहें और वो लोग खुशियां मनाएं, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी वो सब कुछ हमारा है तो हमारा हक बनता है उस पर, और अपने हक के लिए लड़ना कुछ गलत नहीं होता मॉम। रीमा जी अपनी बेटी को समझाना चाह रही थी, लेकिन निकिता थी कि अपने ही जिद में थी। उसे तो जैसे रीमा जी की कोई बात सुननी ही नहीं थी। रीमा जी को अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। तभी रीमा जी और निकिता की नज़र पीछे से आ रहे पुलिस की जीप की तरफ गई। ये देखकर दोनों ही डर गईं और जल्दी से दूसरी तरफ भागने लगीं। निकिता अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बोली, मॉम थोड़ा जल्दी चलो, हमें जल्दी से इस मुसीबत से बचना होगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। निकिता ने अभी भी उस आदमी के फोन को अपने पास रखा हुआ था ताकि वह आराम से जिसे कॉल की थी उसे अपना लोकेशन बता सके। पुलिस जीप जैसे ही रोड की एक साइड पर पहुंची तो उनकी नज़र उस आदमी की तरफ गई जिसके सर पर गहरी चोट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था।
ये वही आदमी था जिसे निकिता ने पत्थर मारा था। वह आदमी बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके शरीर से खून की धारा बह रहे थे। पुलिस जल्दी से उस आदमी के पास आकर पूछने लगे, कैसे हुआ ये तुम्हारे साथ? वह आदमी अपने लखआते हुए आवाज में बोला, वह 2 कैदी थे। शायद भाग रहे थे, उन्होंने ही ये। इतना कहते ही उस आदमी की सांसें रुक गई। ये देखकर पुलिस एक दूसरे की तरफ देखे और फिर बोले, जरूर यह वही सब होंगी जो वैन लेकर भागी थी। हमें उन्हें तुरंत ढूंढना होगा। इतना कहते हुए उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और उस आदमी को एम्बुलेंस में भेज दिया। फिर जीप लेकर रीमा जी और निकिता का पीछा करने लगे। रीम जी और निकिता दोनों भाग रही थीं, पर काफी देर से भागने के कारण रीमा जी की हालत खराब हो चुकी थी। तभी निकिता बोली, मॉम, हमें इस पेड़ के पीछे छुप जाना चाहिए। शायद इससे हम पर पुलिस की नज़र में न आए। रीमा जी निकिता से बोली, ठीक है बेटा। वह दोनों पेड़ के पीछे चले गए। जैसे ही वहां पहुंची तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो दोनों ही चौंक गईं और एकदम से बोली, तुम यहाँ? रीमा जी और निकिता के सामने इस वक्त कोई और नहीं काव्या थी, जो कि छुपी हुई थी। काव्या को देख वो दोनों चौंक गई। पर अगले ही पल निकिता गुस्से से बोली, तुम यहाँ भी आ गई? काव्या ये सुनकर उसे घूर कर देखी और बोली, बकवास बंद करो, मैं भी यहाँ छुपने आई हूँ। तभी रीमा जी ने इधर उधर देखते हुए काव्या से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? भाभी कहीं दिख नहीं रही। काव्या ये सुनी तो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल आया। ये देखकर रीमा जी बोली, क्या हुआ, कोई बात है? काव्या एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मॉम अब नहीं रही। काव्या की बात सुनते ही रीमा जी और निकिता दोनों ही शॉक्ड हो गई। एकदम से निकिता बोली, व्हाट? ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो या फिर कोई और चाल चल रही हो, तुम और तुम्हारी माँ मिलकर? काव्या ये सुन निकिता की तरफ घूर कर देखते हुए धीरे से बोली, क्या मैं इस तरह की कोई चाल चलूंगी? क्या आप पागल हो? निकिता एटीट्यूड में अपने कंधे उठाते हुए बोली, क्या पता, तुम दोनों माँ बेटी बहुत चालाक हो। अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकती हो। जब तुम लोग सहगल खानदान की सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए इतना बड़ी चाल चल सकती हो, तो क्या पता, अभी भी तुम दोनों माँ बेटी का ये कोई चाल हो। वो कहीं और होगी। काव्या ये सुनकर निकिता को खा जाने वाली नजरों से घूरी और बोली, बकवास बंद करो, समझी? मेरी मॉम सच में नहीं है। ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। रीमा जी और निकिता दोनों एक बार और हैरान हो गए थे। वहीं ये कहते हुए काव्या की आंख से आंसू गिरने लगा था। पर उसने उसे बेरहमी से साफ किया और गुस्से में पेट पर एक मुक्का मारते हुए बोली, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, निकिता, और तुम मेरे गुस्से को और बढ़ा रही हो। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, अपना ये गटर जैसा मुंह मत खोलना। निकिता जब काव्या के मुंह से खुद के लिए गटर जैसा शब्द सुनी, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो काव्या को मारने के लिए अपना हाथ उठाई कि तभी रीमा जी निकिता को रोकते हुए बोली, निकिता, अभी टाइम नहीं है कि यहाँ बहस कर सके। हमें अभी पुलिस से बचना है। ये सब बातें बाद में होगी। निकिता बोली, ठीक है, आप कह रही है, मोम, इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। वरना मैं आज छोड़ने वाली नहीं थी। काव्या गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली। पुलिस की जीप काफी देर तक उन सबको ढूंढती रही, पर जब वो नहीं दिखे तो वो जीप आगे निकल गई। पुलिस की जीप को आगे जाते देख निकिता, रीमा जी और काव्या तीनों ही राहत की सांस ली। तभी निकिता का फोन बजने लगा। वो देखी तो उसी आदमी का कॉल था जिसे उसने कॉल किया था। वो तुरंत कॉल उठाए और बोली, कहाँ हो तुम? वही वो आदमी बोला, मैं तो तुम्हारे लोकेशन पर हूँ। पर तुम कहाँ हो? तुम मुझे ट्रैक करो और अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ आओ अभी। वो आदमी तुरंत बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। काव्या सब कुछ सुन रही थी, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी कुछ सेकंड बाद एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकला, जो कि दिखने में बड़ा भयानक सा था। उसके चेहरे पर एक तरफ कट के निशान थे। उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी थी। एक पल के लिए रीमा जी इस आदमी को देखकर बुरी तरह से डर गई। निकिता अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम, चलिए, वो आ गया है जिसे हमने कॉल किया था। रीमा जी को डर लग रहा था। वो निकिता को रोकते हुए बोली, बेटा, क्या ये आदमी सही होगा? मुझे तो ये आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। अपनी मॉम की बात सुनकर निकिता बोली, मॉम, डोंट टी वरी, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा और यही आदमी हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगा। तभी वो आदमी चलते हुए निकिता के पास आया और एक झटके में उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर रीमा जी चौंक गई।
वही निकिता बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने अपनी दोनों बाहों को उस आदमी के गले में डाल मुस्कुरा दिया। तभी वो आदमी नीचे झुका और रीमा जी के सामने ही निकिता के होठों को चूम दिया। रीमा जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी बेशर्म होगी। वहीं निकिता बिल्कुल नॉर्मल थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू बेबी कि तुम यहाँ आ गए। वो आदमी निकिता को अपनी बाहों में कसकर पके हुए बोला, वो तो मुझे आना ही था। आखिर तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आओ, ऐसा हो सकता है क्या? ये सुनकर निकिता के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। फिर निकिता अपने मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम, चलिए जल्दी से कार में बैठो, वरना कहीं पुलिस आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रीमा जी को तो अभी भी डर लग रहा था और साथ में उन्हें निकिता पर गुस्सा भी आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसे कैसे इतनी बेशर्म हो सकती है। पर अभी उन्हें यहाँ से निकलना था। इसलिए वो कुछ नहीं बोली और जाकर बैक सीट पर बैठ गई, क्योंकि फ्रंट सीट पर तो वो आदमी निकिता को लेकर बैठा हुआ था। यहाँ तक कि उसने अभी भी निकिता को अपनी बाहों में लिया था। रीमा जी को ऐसा कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी रीमा जी की नज़र काव्या पर गई, तो वो बोली, काव्या तुम भी आ जाओ हमारे साथ, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। निकिता, जो कि अभी उस आदमी की बाहों में थी, वो तिरछी निगाहों से काव्या की तरफ देखी और थोड़े एटीट्यूड के साथ अपने बालों को झटकते हुए बोली, तुम चाहो तो आ सकती हो। वैसे भी इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकती हूँ। बदले में तुम चाहो तो मेरे एहसान को उतार देना, मेरे बेबी को खुश करके। ये कहते हुए निकिता उस आदमी की तरफ देखी और बोली, क्यों बेबी, मैंने सही कहा ना? वो आदमी अपनी खतरनाक निगाहों से काव्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसके होठों पर एक गंदी सी स्माइल आ गई। वो बोला, यू आर राइट बेबी, इतनी भी बुरी नहीं है, ये काफी हसीन है। काव्या गुस्से में बोली, बकवास बंद करो तुम लोग और जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी हेल्प कर लूंगी। ये कहते हुए काव्या गुस्से से निकिता की तरफ बोलकर देखी और वापस से दूसरी तरफ चेहरा कर वहां से जाने लगी। रीमा जी काव्या को रोकने वाली थी, लेकिन तब तक उस आदमी ने गुस्से में कार को आगे बढ़ा दिया। निकिता भी काव्या को नहीं रोकी और धीरे से बड़बड़ाई, जाओ, बहुत घमंड है ना, जब पुलिस पकड़ लेगी तब ये घमंड पल भर में चूर चूर हो जाएगा। ये कहते हुए निकिता उस आदमी के सीने से लग गई। वो रोड को पीछे की तरफ जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल होते जा रही थी। वो दांत पीसते हुए अपने मन में बोली, मनिका, कार्तिक, मोक्ष, राहत, बहुत जल्द तुम लोगों की जिंदगी में तूफान बनकर आऊंगी और तब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि इस बार ये तूफान तुम लोगों से सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। तुम्हारे घर की सारी खुशियां छीन लेगा और तुम्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। ये कहते हुए निकिता ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। उसकी आंखों से एक आग निकल रही थी। वो आग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जलाने के लिए था। वही काव्या, जो कि रोड पर तेजी से चल रही थी, उसके हाथ में एक पर्ची थी और बार बार वो उसको देख रही थी। एकदम से वो अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बनाए और बोली, मैं अपनी मॉम के मौत का बदला में लेकर रहूंगी तुमसे, राहत, मेरी अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो तुम हो। राहत, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी और मोक्ष, तुम्हें भी मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे छोड़कर राहत को चुना है ना, अब तुम इस राहत के लिए खून के आंसू रोओगे, क्योंकि मैं उस राहत को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। फिर तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। ये मेरा खुद से वादा है। तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगी। रावत खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी, आई विल किल यू राहत। अचानक ही आसमान में बादल चारों तरफ छाने लगे और तेज तेज बिजली ककने लगी। काव्या के कदम तेज हो गए थे। वो तेज तेज जंगल की तरफ कहीं बढ़ रही थी। कहाँ जा रही थी, ये बता पाना मुश्किल था। पर उसकी चाल और उसकी हरकतों को देख ही पता चल रहा था कि जैसे वो कुछ बहुत बड़ा खतरनाक करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ राहत, जो कि अभी अपने ऑफिस से बाहर निकली थी, अचानक ही मौसम को बदलते देख चौंक गई। वो आसमान की तरफ देखी, तो आसमान में काले बादल छा रहे थे और बिजली बड़े ही जोर से कड़क रही थी। वो हैरानी से खुद से बोली, अचानक से मौसम को क्या हो गया? ये इतना कैसे बदल गया? उसी समय मोक्ष आया और वो राहत को ऐसे कार के पास खड़ा देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, जाने मन, तुम ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे अचानक मोक्ष के पीछे से पकड़ने पर राहत चौंक गई थी। पर अगले ही पल उसकी आवाज सुन शांत हुई और थोड़ी घबराए हुए आवाज में बोली, आपको नहीं लग रहा कि कुछ अजीब हो रहा है? ये अचानक से मौसम बदल रहा है। कुछ तो है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। ना जाने क्यों मुझे अंदर से डर सा महसूस हो रहा है।
राहत को ऐसे डरा हुआ देख मोक्ष उसे अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये मौसम है जाने मन, कभी भी बदल जाता है। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुम कब से इन सब चीजों पर ध्यान देने लगी? तुम तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोचती हो ना। राहत मोक्ष की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ भले मैं प्रैक्टिकल सोचती हूँ, पर इन सब चीजों को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती। न जाने क्यों मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ तो होने वाला है, पर क्या ये नहीं पता चल पा रहा है। तभी मोक्ष बोला, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ सही हो गया है। और हाँ, तुम अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। ऑलरेडी कितनी बड़ी मीटिंग अटेंड करके तुम आई हो और इतनी बड़ी डील तुम्हें मिली है, इसलिए उसे पर ध्यान दो। इन सब फालतू बातों के लिए मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी मेरी प्यारी सी क्यूट सी लिटिल सी वाइफी। न जाने क्या जादू था मोक्ष की बातों में कि राहत को एक सुकून सा मिलने लगा। वो तुरंत मोक्ष के सीने से लग गई। मोक्ष ने भी उसे कसकर अपने बाहों में ले लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक से मोक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। जहां अभी तक उसके होठों पर स्माइल थी, वही स्माइल अब गायब हो चुकी थी और उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसकी लाल आंखें आसमान को घूर रही थी, जैसे मानो आंखों से ही आसमान में फैले काले बादल को वार्निंग दे रहा हो कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। अगर तुम लोगों ने मेरी जाने मन को जरा सा भी डराने की कोशिश किया, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देखते ही देखते आसमान में छाए बादल गायब हो गए और वापस से हल्की हल्की धूप निकलने लगी थी। राहत, जो कि अभी भी मोक्ष की बाहों में थी, अचानक से उसे मौसम में बदलाव महसूस हुआ। वो तुरंत मोक्ष के सीने से बाहर आई, तो वो हैरान हो गई। अभी कुछ सेकंड पहले तक आसमान में जो काले बादल छाए थे, वो सभी गायब हो गए थे और मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। सब कुछ एकदम से बदल गया। वो हैरानी से मोक्ष की तरफ देखकर बोली, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? मोक्ष बस अपने दोनों कंधों को उचका दिया। राहत तुरंत अपनी आंखें छोटी कर मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपका किया धरा है ना, सही कह रही हूं ना मैं? मोक्ष राहत की बातों को इग्नोर कर कार में बैठते हुए बोला, जल्दी से आओ, बैठो बीवी, वरना फिर से कहीं मौसम ना बदल जाए और तुम ना जाने क्या क्या सोचने लग जाओ। राहत उसे गुस्से से घूरी और फिर जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। राहत को सीट पर बैठते देख मोक्ष ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद, जब मोक्ष की कार रावत मैंशन के सामने आकर रुकी, तब उसी समय कार्तिक की भी कार वहां आकर रुकी। मोक्ष कार से बाहर आया और फिर तुरंत जाकर दूसरी साइड का दूर ओपन किया और राहत भी बाहर आई। मोक्ष उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तो राहत उसे इग्नोर कर अपनी दीदू की तरफ चली गई, जो कि अभी कार्तिक की कार से बाहर निकली थी। मनिका जब देखी कि राहत मोक्ष को इग्नोर कर रही है, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वो राहत को अपने पास आते देखकर उससे पूछी, क्या हुआ छोटी? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? तुम और मोक्ष के बीच कुछ हुआ है क्या, जो तुम इस तरह से उसे इग्नोर करके मेरे पास आ गई? क्या तुमने मोक्ष को गुस्सा दिला दी? राहत ये सुनकर बोली, अरे नहीं दीदू, वो बस ऐसे ही, वो परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैं भी उन्हें परेशान कर रही हूँ। मनिका एकदम से मुस्कुरा दी और राहत के गाल खींचते हुए बोली, नौटंकी। चारों मेंशन के अंदर गए, तो इस वक्त सभी हाल में बैठे सामने एलईडी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज को देख रहे थे और सभी के चेहरे पर एक शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। सभी को ऐसे देखकर उन चारों को थोड़ा अजीब लगा। तभी वो चारों भी चलते हुए सबके बच गए और देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये लोग इतने हैरान क्यों हैं। पर तभी राहत और मनिका का भी ध्यान सामने चल रहे एलईडी में ब्रेकिंग न्यूज पर गया, तो वो भी हैरान हो गई। क्योंकि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में दिख रहा था कि सहगल इंडस्ट्री के सीईओ की दूसरी बीवी मिस्टर माया सहगल जी, जिनको मर्डर के इल्जाम में पकड़ा गया था और आज उन्हें लेकर कोर्ट जाया जा रहा था। अचानक ही बीच में वो वैन लेकर भागने लगी। अब क्या करेंगे रावत फैमिली माया जी की हरकतों को जानकर? क्या माया जी अपनी और अपने बेटी की जान बचा पाएंगी? क्या राहत का डर सही साबित हो जाएगा, या फिर उसका डर सिर्फ उसका वहम है? आखिर राहत को क्यों डर लग रहा है? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहें मेरी स्टोरी।